चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ग और वर्गमूल पर आधारित जो कुछ हमने सीखा उन पर आधारित प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन ध्यान से आप लोग समझेंगे, सीखेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। वर्गों का इकाई अंक हम पहले बता चुके हैं कि वर्ग का इकाई अंक का मतलब क्या होता है। मतलब यह है कि जो संख्या 81 है अगर लेते हैं तो 81 का अगर वर्ग करेंगे, 81 का अगर वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर जो भी संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक तो आप समझ भी करते होंगे। जैसे 81 अगर है तो ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई। तो जो भी 81 का वर्ग करेंगे तो जो आएगा संख्या यहाँ प्राप्त होगा उसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम लोगों ने सीखा है इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कि वर्ग का मतलब क्या होता है। 81 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 81 स्क्वायर यानी कि 81 के वर्ग का मतलब होता है 81 में 81 से गुना कर देना। तो जो भी आएगा वही तो वर्ग होता है। तो वर्ग हम लोग निकाल करके और जो भी संख्या प्राप्त होगा, अगर हम लोग लंबा निकालने लगेंगे तो अगर 81 का अगर निकालते हैं वर्ग तो हम लोग को 81 में गुना करना पड़ेगा 81 से। 1 एकम 1, 1 अठे 8, 8 एकम 8, 8 अठी 64। तो कितना आया 1, 8 8 16 के 6 में 1, 4 1 5, 6 के 6 कितना आया 65 61। तो 81 का वर्ग किए तो कितना आया 65 61। अब इसका इकाई अंक, तो इकाई अंक क्या हुआ 1 आया। तो इतना अगर हम लोग करने लगेंगे तो हम लोग का समय बहुत नष्ट होगा। वहाँ सिर्फ हमसे पूछ रहा है कि सिर्फ इकाई अंक बताना है कि अगर वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। तो वर्ग करने पे इकाई अंक कितना आया 1। तो हम लोग देखते हैं कि बिना वर्ग किए इकाई अंक कैसे हम लोग निकालते हैं। तो देखते हैं हम लोग को सिर्फ इकाई अंक पूछ रहा है। क्या अंक पूछ रहा है, इकाई अंक। तो हम लोग बाकी कोई का वर्ग नहीं करेंगे। हम वर्ग करेंगे तो समय नष्ट होगा, तो हम किसी का वर्ग नहीं करेंगे, सिर्फ इकाई अंक देखेंगे। तो 81 में इकाई अंक कितना था 1, तो सिर्फ 1 का वर्ग करेंगे। तो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1 एकम 1, यानी कि 81 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, हमें 1 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। तो दूसरा सवाल में कितना है 272। तो 272 है तो 72 में इकाई अंक क्या है 2। तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4, यानी कि अगर हम 272 जो है उसका वर्ग करते हैं तो इकाई अंक कितना आएगा 4 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर 799 को वर्ग करेंगे तो 799 में इकाई अंक क्या है 9 है। तो 9 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9 9 81। तो 81 में इकाई अंक क्या होगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। उसी प्रकार से चौथा अगर सवाल देखते हैं तो चौथा सवाल में है इकाई अंक क्या है हमको 3 है। तो 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 9, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 9। इस तरह से बाकी जो भी संख्याएं हैं आप सब उसका निकाल लेंगे आप लोग। आगे अगला देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। मतलब क्या है कि जो भी यहाँ संख्याएं दी हुई है ये संख्याएं, ये आपको जो संख्याएं दी हुई है उसको आप वर्गमूल निकालिएगा तो पूरा नहीं निकलेगा।
तो क्यों नहीं निकलेगा यही आपको बताना है। जैसे 1057, तो 1057 जो है उसका अगर पूरा वर्गमूल अगर निकालते हैं 1057 का, तो पूरा वर्गमूल हमको नहीं प्राप्त होगा। तो क्यों नहीं प्राप्त होगा यही हमको बताना है। 23453 ये जो है इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा पूरा। मतलब जो भी संख्या यहाँ दी हुई है, अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो हमें पूरा प्राप्त नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा वही हमको बताना है। तो देखिए, हम सीखे हैं कि जब किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होता है तो पूर्ण वर्ग रहता है तो इकाई स्थान पर क्या क्या आता है, खाली इकाई स्थान देखेंगे बाकी कुछ नहीं। यहाँ इकाई स्थान पर क्या है तो 7। तो कोई ऐसा संख्या आपको दिख रहा है जिसका वर्ग निकालने पर इकाई स्थान पर 7 आ जाएगा? 1 से 9 तक देखिए, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 एकम 1, 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, 3 का वर्ग करेंगे 3 तिहाई 9, 4 का वर्ग करके 4 चौके 16 के 6, 5 का 50 25 के 5, 6 का 6 6 के 36 के 6, 7 से 49 की 9, 8 8 64 के 8, 9 9 81 की 1। तो देखिए, तो 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन 7 आ रहा है नहीं आ रहा है। मतलब जिसके इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 1 होगा, 4 होगा, 9 हो गया, 6 हो गया, 1 का वर्ग करेंगे 1 एकम 1, 2 का 2 दूनी 4, 3 का 3 तिहाई 9, 4 का 4 चौके 16, तो 16 के 6, 5 का 50 25, 25 के 5, 6 के तो 6 6 36, 36 के 6, 7 के 7 से तो 49, 49 के 9, 8 के 8 8 64, 64 के 4, 9 के 9 9 81 के 1। तो हम देखते हैं कि जिसके इकाई स्थान पर 1 रहे, 4 रहे, 9 रहे, 5 रहे, 6 रहे, तो वह पूर्ण वर्ग होगा, अन्यथा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इकाई स्थान पर 1 आ जाए या 4 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए या 9 आ जाए, या अगर 0 वाला है तो सम संख्या में 0 रहेगा, सम रहेगा। 2 गो रहे, 4 गो रहे 0, 2 गो 0 रहेगा, या 4 गो 0 रहेगा, या 6 गो 0 रहेगा, या 8 गो 0 रहेगा, या 10 गो 0 रहेगा, मतलब शून्य रहेगा तो सम संख्या में शून्य रहेगा, तभी उसका पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है, अन्यथा पूरा वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो दूसरा सवाल जो है, दूसरा सवाल आ रहा है इकाई स्थान पर 3, तो न तो यहाँ 1 है, न ही आपको 4 है, न ही आपको 5 है, न ही यहाँ 6 है, न ही यहाँ 9 है, तो इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। समझ गए? उसी प्रकार से 8 है, तो 8 आ रहा है किसी संख्या में वर्ग करने पर, मतलब न तो यहाँ 1 आ रहा है 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 4 चौके 16 के 6, 50 25 की 5, 6 6 36 की 6, 7 से 49 के 9, 8 8 64 के 8, 9 9 81 की 1। कोई नहीं आया, मतलब ये इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है। यही कारण पूछ रहा था। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? वर्ग क्या कह रहा है कि संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग अगर करते हैं तो विषम होगा। तो ध्यान रखिए कि जो विषम संख्या का वर्ग जो होता है वह विषम ही होता है। अगर विषम संख्या कोई लेते हैं तो उसका वर्ग निकालेंगे तो विषम होगा। तो यहाँ 1 है तो सम है कि विषम है? तो 1 जो है विषम है, तो इसका वर्ग निकालेंगे तो विषम आएगा। 6 है तो 6 सम है, तो 6 6 36, 6 यानी कि इसका सम हो जाएगा। 9 है तो 9 9 81 यानी कि 1 आ रहा है, तो ये 9 विषम है, तो इसका वर्ग भी विषम हो जाएगा। 4 है, 4 चौके 16 यानी कि 6 आ रहा है, तो यहाँ सम है तो सम होगा। मतलब यह है कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक अगर सम है तो वर्ग क्या होगा? वर्ग होगा सम। और अगर इकाई अंक अगर विषम है
तो वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा, विषम होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग तीसरा। अब तीसरा कह रहा है कि निम्न प्रतिरूपों का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ देख लेना है। तीन दिया है, 11, 101, 1001। अब इन्हें 2 ठो आपको भर देना है। तो देखिए यहाँ पे 1 था 121, फिर 101 था तो 10201, फिर 1001 तो 1002। ये 2 जो है सब में चलते चला जा रहा है, ये 2 सब में, अब 1 भी सब में जा रहा है। खाली बीच में हमको बैठा देना है 0। तो अगर 2 0 है तो 2 गो एने 0 बैठाएंगे, 2 गो एने 0 बैठाएंगे। यहाँ कै गो 0 है तो 4 गो 0 है, तो यहाँ 4 गो 0 एने और 4 गो 0 एने बैठा देंगे। यहाँ जितना 0 है तो यहाँ लिखेंगे 1 और बीच में 2 और फिर एने 1। अब जितना 0 है उतना 0 यहाँ, उतना ही 0 यहाँ बैठा देंगे। समझ गए? अब आगे देखते हैं अगला सवाल। यहाँ भी उसी तरह से है। कह रहा है कि दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। यहाँ पे छठा सवाल है कि जो दिया हुआ है उसको समझना है और समझने के बाद इसको भर देना है। तो देखिए तो क्या है, 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर। दूसरा देखते हैं आगे। 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर जोड़ 6 स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये समझ में नहीं आया। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 दूनी 6 का स्क्वायर। यहाँ जब 6 है तो यहाँ कर दिया 7 का स्क्वायर। यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो जब यहाँ 3 है यहाँ 4 है तो यहाँ हो गया कितना, 3 चौके 12 का स्क्वायर। जब यहाँ 12 है तो यहाँ हो गया 13 का स्क्वायर। फिर यहाँ 4 स्क्वायर, यहाँ 5 स्क्वायर। तो यहाँ 4 था, यहाँ 5 था, तो 5 चौके यहाँ हो जाएगा 20 स्क्वायर। यहाँ जब 20 है तो यहाँ हो जाएगा 21 स्क्वायर। यहाँ देखते हैं 5 स्क्वायर और यहाँ रहेगा 6, तभी ना 5 6 30 हो जाएगा। तो यहाँ भरा गया 6 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर और 5 6 30 स्क्वायर। तो यहाँ 30 है तो यहाँ 31 स्क्वायर। यहाँ 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो 6 7 42 स्क्वायर। यहाँ 42 है तो यहाँ हो जाएगा 1 बढ़ा के 43 स्क्वायर। समझ गए? मतलब ऐसे चला है, अगर 3 स्क्वायर है जोड़ 4 स्क्वायर है तो अबरी हो जाएगा 4 तिहाई 12 स्क्वायर। और यहाँ 12 है तो 1 बढ़ जाएगा, यहाँ हो गया 13 स्क्वायर। यही प्रतिरूप सब में चलेगा। आगे देखते हैं सातवां कहते हैं योग संक्रियाओं किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। जोड़ना भी नहीं है, बता भी देना है कि आंसर क्या होगा। तो कुछ नहीं, यहाँ सब प्रारंभिक विषम संख्याएं हैं सभी, 1 3 5 7 9। तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो देखिएगा इसमें कुछ नहीं करना है, लगातार विषम संख्याओं का योग का सूत्र होता है n स्क्वायर, यानी कि जय वो है उसका स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ क्या वो है, 1, चेंज कर लेते हैं कलर, पीला। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दिए, कितना आ जाएगा 5 25। नहीं समझ में आ रहा है, कलर कर देते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, सातवां के दूसरा। तो यहाँ क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 है तो 10 का स्क्वायर यानी कि 10 दहिए 100। आप जोड़ के देख लीजिएगा सबको, ये सब जितना जो है ये जोड़िएगा तो आपको 100 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको तीसरा बना सकते हैं। अब देखते हैं आठवां कहता है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के रूप में लिखिए। तो 7 को विषम संख्या के रूप में लिखना है ना, तो 7 को विषम संख्या शुरू कर दीजिए, 1 से लिखिए। 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13, क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 को। अब सब को जोड़िएगा तो 49 आएगा। यही कह रहा था कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। आठवां के दूसरा सवाल है 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में लिखिए। तो उसी प्रकार 11 को लिख देंगे,
1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5, 7, 9, 11, 13, फिर 15 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, फिर 17 2 19 हो जाएगा, 19 2 21 हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से लिख दीजिएगा, माने इसी पर आधारित ये वाला सवाल है। अगला है 9वां, कहता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? जैसे 12 और 13 के, 25 और 26 के, 99 और 100 के। तो कह रहा है कि वर्ग के बीच 12 और 13 के बीच नहीं पूछ रहा है, 12 के 13 के बीच में कहाँ पूर्ण संख्या है? 12 के बाद सीधे तो 13 आ गया। जैसे ये कह रहा है कि 12 और 13 के वर्ग के बीच में कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो 13 के वर्ग करेंगे तो 169 आया, अब 12 के वर्ग करेंगे तो 144 आया। दोनों को घटा दिए, 9 में से 4 गया तो 5, और 6 में से 4 गए तो 2, और 1 में से कट गया। कै गो संख्या बचा? 25 को आ गया। ऐसे समझिए। अगर पूछता है 1 और 5 के बीच में, तो 1 और 5 के बीच में कौन होगा? तो 1 और 5 के बीच में हो गया 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। कै गो हो जाएगा? 3 गो। वैसी कह रहा है कि अगर 12 के वर्ग और 13 के वर्ग के बीच में कितना संख्या होगा? तो 13 के वर्ग कितना होगा? 13 के वर्ग का मतलब 169 और 12 के वर्ग मतलब 144। इसका कहने का मतलब कि 144 और 169 के बीच में क्या गो संख्या हुआ? तो 144 और 169 के बीच में, तो 144 169 गिनेंगे, 144 145 146 147 148 149 50 51 52 53 इस प्रकार से 169 तक। तो क्या गो आएगा? 25 गो। तो हमको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इतना हम लोग नहीं करेंगे, बस लगातार संख्या दे रहा है ना। जैसे कह रहा है कि 12 के वर्ग और कितना के वर्ग? 13 के वर्ग। तो अगर लगातार संख्या कह रहा है, दोनों के बीच के पूर्ण संख्या कह रहा है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ देंगे। 13 जोड़ 12 यानी कि कितना आ गया? 25। हमको कितना आ रहा था? 25 आ गया। हमको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे देख लेते हैं हम लोग, 12 और 13 के बीच में कह रहा था, 12 और 13। उसी प्रकार 25 और 26 के वर्ग के बीच, तो 25 के वर्ग करेंगे फिर 26 के वर्ग करेंगे, फिर गिनेंगे, उतना टाइम लगेगा। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे कि 25 और 26 को जोड़ देंगे। तो 25 और 26 जुट गया, तो 25 और 26 जुटा तो कितना हो गया? 51। यानी कि 25 के वर्ग और 26 के वर्ग के बीच में अगर संख्या निकालते हैं, पूर्ण संख्या, तो कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। उसी 99 और 100 के बीच, तो 99 और 100 जोड़ेंगे तो 199 हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल आपको उठता होगा कि आखिर ऐसे जोड़ क्यों रहे हैं ऐसे करके? तो देखिए, हमको संख्या कैसे निकलता है, ऐसे समझिए। 1 के वर्ग और 2 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो 1 के वर्ग करेंगे तो 1, और 2 के वर्ग करेंगे 2 दूनी 4। तो हम गिनेंगे 1 के बाद 2 3, तब 4 आता है ना। तो क्या गो संख्या प्राप्त हुआ? 2 ठो प्राप्त हुआ, 2 3। तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं? तो हम लोग करते हैं 2 के वर्ग करते हैं और 1 के वर्ग करते हैं, वो घटा देते हैं, तब है ना। 2 दूनी 4 और 1 1 में 1, 4 में से 1 गया तो 3। तीन होगा, यहाँ गलती हो गया, मिस्टेक हो रहा है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। जैसे अगर कहता है 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है, तो हम लोग क्या निकालते हैं? 4 स्क्वायर और -3 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर -3 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ये हो गया a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 4 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3। तो यहाँ 4 और 3 कितना हो गया? 7, और गुने 4 में से 3 गए तो 1, तो कितना हुआ? 7 एकम 7, 7 को आएगा। उसी प्रकार इसको निकालेंगे तो ऐसे, अगर नहीं निकाल के ऐसे निकालते हैं तो 4 चौके 16 और 3
3 है, तो 3 3 9, तो 16 में से 9 गया तो 7 आंसर। तो हम इतना नहीं कर करके तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि 26 में से 26 और 25 जोड़ देंगे तो दो संख्याओं के बीच में निकल जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आगे सवाल कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने पर इकाई अंक की संभावना क्या है। अगर वर्गमूल निकालते हैं तो इकाई अंक क्या हो सकता है। तो वर्गमूल निकालने पर, तो वर्गमूल निकालने में तो टाइम जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि खाली संभावना बताइए कि क्या हो सकता है। तो हम लोग इकाई अंक देखेंगे तो इकाई अंक क्या है, तो 1 है। तो 1 केकरा केकरा गुना करने पर आता है जी, तो या तो 1 में गुना करते हैं 1 से तो 1 आता है, या 9 में गुना करते हैं 9 से तो 9 9 81 की 1 आता है। तो अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो इकाई स्थान पर या तो 1 आएगा और नहीं तो 9 आएगा। इसका हो गया आंसर, या तो 1 है या तो 9। यहाँ देखते हैं अंत में क्या है, 6 है इकाई स्थान पर। तो 6 केकरा केकरा में आता है, तो 4 के स्क्वायर करते हैं तो 4 चौके 16 की 6 आता है, या और किसको करने पर आता है, 6 को करने पर आता है। 6 छक 36 तो 6 आता है। तो इसका इकाई स्थान क्या हो जाएगा आपको, या तो 4 हो जाएगा या तो 6 हो जाएगा। काहे कि 4 चौके 16 या 6 छक 36, 4 चौके 16 की 6 या 6 छक 36 की 6, तो 4 या 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको देख लेंगे, इसको बना लेंगे हम लोग। अब दूसरा सवाल कह रहा है कि बिना गणना किए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। कह रहा है कि ऐसा संख्या बताइए इसमें से जो पूर्ण वर्ग नहीं है, माने जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है। तो एक तो ये वाला है, काहे कि 3 तो कोई भी संख्या के वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। 7 है ये भी नहीं होगा, 8 है ये भी नहीं होगा, खाली इसका वर्गमूल निकलेगा, यानी तीनों का नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, काहे कि 3 1 1 में 1, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौके 16, 50 25, 6 छक 36, 7 7 49, नहीं आ रहा है। 3 कोई संख्या के निकालने पर नहीं आता है। 7 का भी वही, किसी भी संख्या में किसी संख्या से गुना करने पर 7 नहीं आता है सेम संख्या में। 8 का भी वही हाल है, लेकिन ये 441 का है, काहे कि 1 1 में 1 भी होता है और 9 9 81 की 1 भी होता है, इसलिए इसका वर्गमूल निकलेगा, लेकिन ये तीनों का नहीं निकलेगा पूर्ण विधि से। अब तीसरा सवाल कह रहा है कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग 2 विधि से देखे थे वर्गमूल, अब तीसरा विधि हम लोग देखते हैं कि बार बार घटाने की विधि से कैसे हम लोग वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले 100 का वर्गमूल निकालते हैं। तो हम लोग बार बार घटाने की विधि से तो हम लोग शुरू करते हैं 1 से, तो 1 पहले घटाते हैं, तो 1 घटाएं तो कितना आया 99, खाली विषम संख्या घटाएंगे। फिर 99 में से 1 के बाद कितना विषम संख्या 3, तो कितना आया 99 से 3 गया तो आ गया आपका 96। फिर 96 में से फिर घटाएंगे 1 3, उसके बाद अब 5 घटा तो कितना बचा 96 में से 5 गया तो कितना बचा 91। फिर 91 में से अब 7 घटाएंगे, तो 7 घटाएं 91 में से 7 तो कितना आएगा 11 में से 7 गया, 11 में से 7 गया तो 4, यहाँ आ गया 84। फिर 84 में से कितना घटेगा अबरी 1 3 5 7 अबरी 9 घटा, तो 84 में से 9 घटा तो 14 में से 9 गया तो 5 और 7 75 आ गया। फिर 75 में से अबरी कितना घटाएंगे, तो 1 घटा 2 3 घटा 5 7 9 अबरी 11, 20वें संख्या सब घटाना है, लगातार 20वें संख्या घटाना है। तो कितना आएगा, तो 5 में से 1 गया तो 4 और 7 में से गया तो 6। अब फिर 64 में से घटेगा, अब 11 घटा तो अबरी कितना घटेगा 13, तो 4 में से 3 गया 1 और 6 में से गया तो 5, 51। अब 51 में से कितना घटेगा 15 घटेगा, तो कितना बचेगा 11 में से 5 गया तो 6 और 4 में से गया तो 3। अब 36 में से, तो 36 में से अबरी कितना घटेगा 17,
15 के बाद विषम संख्या क्या हो गया 17। तो कितना बचेगा, तो 16 में से 7 गया तो 9 और 3 में से एक पैंचा लिया था तो 2 में से गया तो 1 19। अब 19 में से घटेगा, 19 में से कितना, 17 के बाद विषम संख्या 19, 19 में से 19 गया तो 0। अब 0 आ गया। अब गिन लीजिए कि कै बार हमको घटाना पड़ा। तो हमको घटाना पड़ा है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार में 0 आया। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 10 आंसर। यही हो गया बार बार घटाने की विधि। और बड़ा रहेगा तो और आगे तक घटाते चल जाएंगे, लेकिन सब लगातार विषम संख्या घटाना है। 1 के बाद विषम संख्या कितना हो गया 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25, 25 के बाद 27। इस प्रकार से सब विषम संख्या घटाते रहिएगा और जय बार में घट के 0 आ जाएगा उतना ही हो जाएगा आंसर। तो हम लोग देखते हैं आगे बार बार घटाने वाला। तो अब 169 का आप निकाल लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। उस प्रकार से घटा देंगे। अब कह रहा है चौथा सवाल कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको वर्गमूल बताया गया है, गुणनखंड करके मतलब उत्तम निकाल करके हम लोग निकालते हैं ना, इसी प्रकार से निकाल लेंगे सबका। ऐसे एगो हम निकाल देते हैं 729, 729 का निकाल देते हैं 729। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चिन्ह देते हैं। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 729 का गुणनखंड करेंगे तो कैसे लगेगा 3 से, 3 6, 3 6 12, 3 3 9, फिर 3 से 81 बार में 3 से 27 दिया 81, 3 से 9 बार में 3 से 3 दिया, क्या खाली 3 3 आया है। 1 2 3 4 5 6 गो 3, 1 2 3 4 5 6, ये सब 3 है। तो जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया। तो इसमें से एक 3 निकला, इसमें से एक 3 निकला, इसमें से एक 3 निकला। कितना हो गया 3 तिहाई 9, 9 तिया 27 आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से आप लोग ये बाकी जो बचा सबका गुणनखंड विधि से निकाल लेना है। ये आप लोग आपका टास्क हो गया। अगला आगे देखते हैं हम लोग। कहता है 5वां सवाल, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रकार से सवाल आपको आएगा और निश्चित आएगा। कहता है कि निम्नलिखित जो संख्याएं दी हुई है वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब कौन ऐसा संख्या है जिससे 252 में गुना करेंगे तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। 252 आपको कह रहा है कि कौन ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है जिससे इसमें अगर गुना कर दें तो पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए इसको हम लोग बनाने से पहले एक छोटा सा उदाहरण हम लोग लेते हैं। छोटा सा आपको कहेगा 12 दे दिया। अब कहे कि 12 में कौन संख्या से गुना करेंगे कि पूर्ण वर्ग निकल जाए, यानी कि पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो 12 के वर्गमूल हम लोग पूरा पूरा निकाल सकते हैं। देखिए तो गुणनखंड अगर करते हैं 2 2 4 तिहाई 12, तो ये तो पूरा पूरा जोड़ा लग जा रहा है, लेकिन ये नहीं ना लग रहा है। अगर एक वाव अगर 3 रहता तब तो जोड़ा लग जाता। ध्यान दीजिएगा, ये 3 हम अपने तरफ से दिए हैं, ये 3 अपने तरफ से दिए हैं,
हमारा जो 12 है, 12 का गुणनखंड तो इतना ही है, 2 2 3। लेकिन अगर 3 हम अपना तरफ से दे दें, गुना कर दें, तब तो पूरा वर्गमूल निकल जाता है। काहे कि यहाँ 2 था, 2 जोड़ा लग जाता, यहाँ 3 2 ठो था, ये भी जोड़ा लगता है, यानी कि एकरा में से एगो 2 निकल जाता और एकरा में से एगो 3 निकल जाता। कितना हो जाता? 3 दूनी 6, आंसर हो जाता है। तो कितना से गुना करना पड़ा? 3 से। तो यही 3 आपका हो गया आंसर। यानी कि 12 में अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तो 12 में से 3 से गुना, तो 12 तो यही 36, 36 का वर्गमूल 6 नहीं होता है। तो यही तो कह रहा है। तो आपको दिया पहला सवाल 252। अब कहा कि 252 में किससे गुना किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 252 के हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो 252 के गुणनखंड कीजिए, 2 से लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। 2 से 2 छक 12, 2 तेज 6। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से, 3 में 6, 3 एकम 3, 3 से, 3 7 21। क्या आया? गुणनखंड करने पर हमको आता है 2 ठो 2, 2 ठो 3 और 1 ठो 7। अब देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए क्या है गुणनखंड विधि से कि हम लोग को जोड़ा लगाना पड़ता है। तो ये तो जोड़ा लग जाएगा, ये जोड़ा लग जाएगा, लेकिन ये जोड़ा लग रहा है, ये तो जोड़ा नहीं लग रहा है। ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया, लेकिन ये जोड़ा नहीं लग रहा है। मतलब एक साथ अगर दे देते हैं तो पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यही 7 हो गया आंसर। मतलब 252 में अगर हम 7 से गुना कर दें तो पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है। यही 7 मेरा आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 180। 180 से देखते हैं कि 180 में किससे गुना करेंगे पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो देखते हैं 180। तो 180 के गुणनखंड कीजिए, 2 से 9 दूनी 18, 2 से 45 दूनी 90, 3 से 15 3 45, 3 से 3 5 15। यानी कि आया हमको 2 आया 2 ठो, 3 आया 2 ठो, 2 आया 2 और 3 भी आया 2 और 1 आया 5। तो हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं? जोड़ा लगाते हैं। तो ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया, लेकिन ये जोड़ा नहीं लग रहा है। 5 एक के है, तो एक और 5 दे देंगे तो क्या हो जाएगा? गुना में पूरा हो जाएगा कि नहीं? तो हो गया। यही 5 हमारा आंसर हो गया। लेकिन हुआ कह रहा है कि वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो 180 जो है उसमें 5 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 900। अब 900 को वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 30 आंसर। समझ गए? अब आगे सवाल देखते हैं। तो इस प्रकार से बाकी जो संख्या हैं उसको आप लोग निकाल लीजिएगा। आगे देखते हैं 6ठा सवाल। कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर, तो जिस प्रकार से गुना करने पर आंसर आता है उसी प्रकार से भाग करने पर भी आंसर, एकदम सेम टू सेम प्रोसेस है। जैसा है गुना वाला में वैसे ही भाग वाला में, अलग अलग नहीं है। जैसे यहाँ 252 का हम लोग निकाले थे तो फिर से 252 का निकाल लेते हैं, यहाँ भाग करने पर निकाल लेते हैं 252। तो हम लोग गुणनखंड किए थे कि नहीं 252 का, तो हम लोग फिर गुणनखंड करते हैं 252 का। तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 से 2 छक 12, 2 तेज 6, 3 से 21 63, 3 से 3 7 21। तो देखिए तो कितना आया? 2 आया 2 ठो, 3 आया 2 ठो, 1 आया 7। अब देखिए हम लोग जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया, ये जोड़ा नहीं लग रहा है।
ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लगे नहीं लग रहा है। अब देखिए यहाँ भाग देने की ना बात कर रहा है जी। तो अगर 7 नहीं रहता तब, अच्छा गुना में था कि एक और 7 रहता तब, लेकिन यहाँ क्या है कि अगर ये 7 नहीं रहता तो इतना ही ना खाली रहता, तो पूरा पूरा जोड़ा लग जाता कि ना। एकरा में से एगो 2 निकल जाता है और एकरा में से एगो 3 निकल जाता है, यानी कि 3 दूनी 6 हो जाता है आंसर। तो यही 7 तो एगो भांडले है, मतलब भाग दे के 7 से अगर भाग दे देते हैं, 7 से अगर भाग दे देते हैं तो ये कट जाएगा, यानी कि यही 7 हो जाएगा आंसर। कट जाएगा तो इतना बच जाएगा, तो यही 7 हो जाएगा आंसर। अब कह रहा है कि उसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, तो इतना ये 7 से भाग दीजिए, 7 ना आंसर आया है हमको, तो 7 से भाग देते हैं तो हमको प्राप्त होगा 36। अब 36 के वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है, तो 36 के वर्गमूल कितना होता है? 6 आंसर। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी सवाल बना लिख सकते हैं। अब देखते हैं 7वां, कहते हैं एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपया दान में दिया। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। मतलब अगर 5 गो विद्यार्थी थे तो 5-5 रुपये दिया, अब जमा हो गया 25 रुपया। अगर 6 गो विद्यार्थी थे तो 6-6 रुपया दिया, अब जमा हो गया 36 रुपया। तो इसी कह रहा कि कै गो विद्यार्थी था जो जमा किया? 2401 रुपया। तो क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल देंगे इसका, और क्या आंसर हो जाएगा। फिर 8वां कह रहा है कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए और पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका भी वर्गमूल निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। 9वां और 10वां ये मेन है, 2 ठो। 9वां कहता है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9, 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। कह रहा कि ऐसा छोटी सी छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, वो में वर्ग संख्या जिसमें 4 से भी भाग लग जाए, 9 से भी लग जाए और 10 से भी लग जाए। किस किस से भाग लगना है? 4 से भी, और कितना था? 4 था, 9 था, 10 था। चार था, 9 था और 10 था। आपको क्या करना है कि पहले इसका लघुत्तम निकाल देना है। तो 2 से 2 दूनी 4, 9 में नहीं लगेगा, 2 बचे 10। अब नहीं लगेगा तो गुना कर दीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 9 36, 36 बचे 180। 180 आ जाएगा, जिसमें 180 आ जाएगा, जिसमें 4 से भी भाग लगेगा, 9 से भी लगेगा, 10 से भी लगेगा। लेकिन क्या भाग तो लग जाएगा इसमें, लेकिन क्या 180 पूर्ण वर्ग संख्या है? यहाँ तो 180, यहाँ तो पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है, छोटी वर्ग संख्या पूछ रहा है। तो वर्ग संख्या है? नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको वर्ग संख्या बनाएंगे पहले। तो 180 के गुणनखंड करेंगे। तो 180 के गुणनखंड करते हैं हम लोग। 180 के गुणनखंड 2 से 2 9, 2 से 45 दूनी, 3 से 15 तिया, 3 से 3 बचे 15। तो हम लोग क्या पाते हैं? 2 2 3 3 5, यही तो हमको प्राप्त होता है। तो जोड़ा लग रहा है, लेकिन एक और 5 दे देते हैं, जोड़ा लग जाएगा। अब जो गुना करके आया यही हो जाएगा आंसर आपका, यानी कि 5 से गुना करने पर। तो 5 से गुना कर देते हैं, 18 25 90 900 पूर्ण हुआ कि ना। अब इसमें 4 से भी भाग लग जाएगा, 9 से भी लग जाएगा और 10 से भी लग जाएगा। तो यही हो जाएगा 900 आंसर। अगला सवाल देखते हैं 10वां। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15, 20 विभाजित हो जाए। ये तो 9वां जैसा है, यानी कि इसका निकाल देना है लघुत्तम, और लघुत्तम निकाल करके और फिर गुणनखंड कर देना है, और जोड़ा लगाने के लिए जैसे गुना करना पड़ेगा उतना से गुना कर देना है। आगे सवाल देखते हैं।
कह रहा है कि वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि से पता है ना वर्गमूल, तो निकाल देंगे भाग विधि से। 2304 है, 2304। तो इस प्रकार से जोड़ा लगाते हैं हम लोग। 4 चौके 16, 4 और 4 8, 3 में से 6 नहीं जाएगा, 5 चलिए 13 में से 6 गया 7, 1 से कट गया, यहाँ उतरा 0 और 4। अब यहाँ पे संख्या रखने के लिए बताए थे, तो संख्या यहाँ पे रखते हैं। तो अगर कितना यहाँ 7 है ना, तो यहाँ अगर 8 रखते हैं और 8 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 8 से जोड़ भी देना है। 88 64 की 4 हाथ में 6, 88 64 6 70, कट कुट गया, यही हो जाएगा आंसर। यानी कि सभी का भाग विधि से वर्गमूल निकाल देना है। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए ये जो सारी संख्या हैं ये बहुत महत्वपूर्ण संख्या है। ये सब संख्याएं, और इनका उत्तर भी निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। आज का सवाल आप लोगों को दे देते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जा रहा है। तो पिछला वीडियो का उत्तर और इस वीडियो का उत्तर दोनों को हम लोग एक साथ में देंगे। तो आज हम लोग सवाल लिख लेते हैं। सवाल है, संविधान का जनक किस देश को कहा जाता है? संविधान का जनक, हम अगले वीडियो में बताएंगे संविधान क्या चीज़ है। संविधान का जनक किस देश को कहते हैं? किस देश को कहते हैं? देश को कहते हैं। दूसरा है, पहला लिखित संविधान किस देश का है? पहला लिखित संविधान किस देश का है? किस देश का है? तीसरा सवाल है, पहला गणतंत्रात्मक राष्ट्र कौन है? पहला गणतंत्रात्मक राष्ट्र कौन सा है? राष्ट्र कौन है या कौन था? चौथा सवाल है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पांचवा है, इसमें सुधारेंगे। भारतीय संविधान का पिता किन्हें कहा जाता है? किन्हें हम लोग लिखेंगे, किसे नहीं, या कौन है। अगला है, पांचवा सवाल है, भारतीय संविधान को किसने लिखा? भारतीय संविधान को किसने लिखा? किसने लिखा? ये 5 सवाल है। ये पांचों सवाल का जवाब आप लोग लिख लेंगे, तो अगला वीडियो में हम 10 सवाल का जवाब हम लोग जानेंगे, 5 पिछला 5 इसका। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। लंबा वीडियो हो रहा था, इसलिए कुछ सवाल हमारा बच गया, जिसको आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। नहीं बनेगा, हम अगले वीडियो में सभी को बनाएंगे।